बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं इसको हम। किंगडम प्रोकैरियोटी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट किंगडम है और प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यही इवॉल्व हुए। जब लाइफ इवॉल्व हुई तो सबसे पहले लाइफ इन्हीं की वजह से इवॉल्व हुई थी, इसलिए इनको प्रोकैरियोटी कहते हैं। और बाकी जो 4 किंगडम्स हैं वो सब के सब यूकैरियोट्स हैं और इनके पास ये जो है वो ये प्रोकैरियोट्स ही हैं। अब प्रोकैरियोट्स क्या हैं? वो यूनिसेलुलर होते हैं। हमेशा याद रहे कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर ही होंगे, जिनके पास 1 सेल ही होगा। डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस का शेप नहीं होता, प्रॉपर इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। जैसा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो ये चीज़ें इनके पास नहीं होती। इनके पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही होता है जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। इसलिए हम इनको कहते हैं कि दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते जैसे कि यूकैरियोट्स में होते हैं। इसीलिए इनको प्रोकैरियोट्स हम कहते हैं। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो दे आर इवॉल्व। तो जैसे ही लाइफ इवॉल्व हुई थी तो फर्स्ट लाइफ इवॉल्व ही बैक्टीरिया से हुई थी, यानी कि आर्कियोबैक्टीरिया पहले आए थे और फिर उसके बाद बैक्टीरिया, फिर साइनोबैक्टीरिया। तो इस किंगडम में हम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे और आर्कियोबैक्टीरिया को भी थोड़ा सा डिफरेंस है आर्कियोबैक्टीरिया में और बैक्टीरिया में, जो कि हम एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो लेक्चर है हमारा वो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर है। तो पहले इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पढ़ लेते हैं। फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला अगर सिंगल कहेंगे तो फ्लैजिलम होगा और प्लूरली कहेंगे तो फ्लैजिला, यानी कि इनके पास एक से ज़्यादा फ्लैजिला भी होते हैं। और अगर सिंगल होते हैं तो ये मोनोट्राइकस होते हैं और जो ज़्यादा होंगे और डिफरेंट पोजीशंस पे इनके फ्लैजिला होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फ्लैजिलीन प्रोटीन के ये बने होते हैं। ये वाहिद ऐसे फ्लैजिला हैं जिनके अंदर फ्लैजिलीन प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि इनके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। इनके पास ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं इनके फ्लैजिला के अंदर और ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। ये जो है वो बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि जो इनकी बेसल बॉडी है सबसे लास्ट में जो इनके बेस में है, यानी कि साइटोप्लाज्म इनका बेसल बॉडी होता है। यानी कि ये देखें यहाँ से ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया है इस बैक्टीरिया का, जहाँ से ये फ्लैजिला इवॉल्व हो रहा है, यानी कि निकल रहा है। और फ्लैजिला याद रहे वो हमेशा लोकोमोशन में ही हेल्प करेंगे इनके। पिली सेकंड जो है वो इनका पिली है। अगर सिंगल होगा तो पिलस कहेंगे, ज़्यादा होंगे तो पिली कहेंगे। होलो होता है, फिलामेंटस होते हैं, अपेंडिजेस इनको हम कहते हैं। ये निकल रहे हैं यानी कि अराइज हो रहे हैं सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से, तो ये पिली हैं, यानी कि ये कंजुगेशन में हेल्प करते हैं। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ही इनकी रिप्रोडक्शन हो रही होती है तो कंजुगेशन के अंदर इनकी जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं इस पिली के ज़रिए। ये एज अ ब्रिज काम करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती नहीं है, तो इनके अंदर कंजुगेशन का प्रोसेस ज़्यादातर होता है, जिसके अंदर से ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ। कैप्सूल होता है इनका। कैप्सूल जो है वो इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। प्रोटेक्टिव शील्ड, आउटर मोस्ट शील्ड होती है प्रोटेक्टिव, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स के मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन्स आप लोग जानते हैं और पॉलीसेक्राइड्स हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज की जो पॉली मीन्स मैनी चेन्स ऑफ ग्लूकोज जो होता है उसको हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। सम बैक्टीरिया हैव स्लाइम कैप्सूल। किसी बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम कैप्सूल होता है, यानी कि वो कैप्सूल ऐसा है स्लाइम कैप्सूल जो कि पैथोजेनिसिटी इनको प्रोवाइड करता है, यानी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा किसी को किल करने की एबिलिटी इनके पास ज़्यादा हो जाती है, मतलब डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी इनके पास ज़्यादा हो जाती है, पैथोजेनिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है इनके पास। और इनके पास जो है वो फेगोसाइटोसिस से भी इनको ये शील्ड जो होती है वो सपोर्ट करती है, यानी कि दूसरा कोई भी
ऐसा यानी कि वायरस हो गया या तो फिर कोई ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो कि इनको किल नहीं कर पाएंगे, जो भी सेल होंगे जैसे कि हमारे इम्यूनिटी सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को देखकर फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। तो स्लाइम कैप्सूल किसी किसी बैक्टीरिया में होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस से भी इनको बचाते हैं, और दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि इनको ज़्यादातर पैथोजेनिक बनाते हैं, यानी कि डिजीज़ कॉज करने में ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं वो। सेल वॉल जो है वो इनका पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक अमाइनो एसिड की चेन जो है वो ग्लूकोज के साथ अटैच होती है। पेप्टाइड जो है वो अमाइनो एसिड के बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और अमाइनो एसिड यानी कि उनका अमाइनो एसिड का बॉन्ड जो है वो ग्लाइकेन कहते हैं ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज का लॉन्ग चेन होता है जिसके अंदर छोटे छोटे अमाइनो एसिड के अमाइड बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। म्यूरिन भी हम इनको कह सकते हैं। तो इनका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का नहीं बना होता, इनका सेल वॉल याद रहे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, जो कि इनके मेंटेन करता है इनके शेप को, इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस यानी कि जब सेल के अंदर वाटर ज़्यादा जमा हो जाए और सेल का खदशा होता है कि सेल फट जाएगा, तो इनको सेल जो है वो फटने से रोकता है। ये जो इनका सेल वॉल होता है वो इनको बर्स्ट नहीं होने देता, जैसे कि प्लांट सेल के अंदर भी जैसे सेल वॉल उनको बर्स्ट नहीं होने देता। तो इस वजह से ये ऑस्मोटिक लाइसिस से हेल्प करता है, यानी कि बर्स्ट नहीं होने देता। जब ज़्यादा वाटर इनके अंदर आ जाए तो भी ये सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि इनके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो कि सेल वॉल इनका होता है। और इनका सेल मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल ही सेल वॉल के नीचे होता है इनका सेल मेम्ब्रेन, और ये जो ग्रीन कलर में है ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के मिलकर बने होते हैं। और साइटोप्लाज्म जो है वो इनका ग्रेन्यूलर होता है, यानी कि दानेदार होता है, जिसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और जो कि फूड को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। और ग्लाइकोजिन पार्टिकल्स होते हैं। ग्लाइकोजिन जो है वो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है जो कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और मीज़ोजोम्स जो हैं वो सबसे बेस्ट इनके अंदर एक करैक्टर पाया जाता है जो कि मीज़ोजोम्स होते हैं। वो एक्स्ट्रा इनफोल्डिंग्स होती है या फिर इन्वेजिनेशंस कह लें, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स। ये वेजिकल की फॉर्म में होते हैं, इस तरह से पॉकेट की तरह एक्स्ट्रा पॉकेट बना हुआ है। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है इनके अंदर, यानी कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडीज़ वगैरह नहीं होते। इस वजह से जो है वो इनके अंदर वो फंक्शन मीज़ोजोम्स कर रहे होते हैं, यानी कि इनका रेस्पिरेशन, इनकी डीएनए की रेप्लिकेशन, और इनके अंदर जो है इनकी सेल डिवीज़न और एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स वगैरह जो है वो मीज़ोजोम्स करते हैं इन प्लेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडीज़ जो कि यूकैरियोट्स में होते हैं। जबकि इनके अंदर मीज़ोजोम्स होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में। न्यूक्लॉइड एक रीजन होता है जो कि न्यूक्लियस तो इनके पास है नहीं, वो मैं बता चुकी हूँ। तो एक इनके पास न्यूक्लॉइड रीजन होता है, न्यूक्लियस नहीं कह सकते हम इनको न्यूक्लॉइड कहेंगे, यानी कि एक रीजन है दैट कंटेन डीएनए, जिसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए एक इरेगुलर शेप में डेंस स्ट्रक्चर होगा, और इनके पास जिसके अंदर उस डीएनए के अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिन बॉडी कह सकते हैं, यानी कि इनके क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन बॉडी भी कह सकते हैं या बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्योंकि ये एक एक्चुअल क्रोमोसोम से थोड़े डिफरेंट होते हैं इसलिए हम इनको बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। प्लाज्मिड जो है वो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर इनके अंदर जो इनको बहुत जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करते हैं, और इनको एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मिड इनका, जो कि सर्कुलर शेप में होता है, और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनके पास मौजूद होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि इनको ग्रोथ या फिर मेटाबॉलिज्म में हेल्प नहीं करता, जो सिर्फ सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता रहता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स खुद ब खुद अपना सेल्फ अपने जैसे प्लाज्मिड और भी बनाता रहता है। तो प्लाज्मिड का यही फंक्शन है कि वो अपने जैसे और भी प्लाज्मिड बनाता जाए। तो इस वजह से जो है वो इस
प्लाज्मिड की बहुत अहमियत है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी कि एज अ वेक्टर ये यूज़ होता है। इनको हम वेक्टर कहते हैं जब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इनको यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे कि हम लेबॉर्ट्री में इसको अंडर माइक्रोस्कोप जो है इस डीएनए को एक जगह से कट करके इसके अंदर दूसरा डीएनए इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि जैसे कि हमें इंसुलिन बनाने की ज़रूरत है, तो इंसुलिन जो है वो हम पैनक्रियास से निकाल कर उनका डीएनए और फिर इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्लाज्मिड के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेट होता रहता है और साथ में वो जो हमने एक्स्ट्रा डीएनए इंसर्ट किया होता है वो उसी के साथ जो है वो बनता रहता है। प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट हो रहा होता है और साथ में वो जो हमें डीएनए हमने इंसर्ट किया है इंसुलिन का, तो वो भी बनते रहते हैं, यानी कि बहुत सारे इंसुलिन हमें प्रोड्यूस करके भी देते हैं ये। तो प्लाज्मिड की बहुत ज़्यादा अहमियत है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो इसका बहुत बड़ा लेक्चर है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।